तो इसको नोट कर लेना। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके साथ साथ ये क्लास 11th और बीएससी पार्ट 1 में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप इतनी महत्वपूर्ण वीडियो का लाएंगे। हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल संजय स्टेडियम। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी कि टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कोणीय संवेग का संरक्षण। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए समझते हैं एक एक करके इन तीनों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, टॉर्क भी, एंगुलर मोमेंटम भी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर्क की। तो दोस्तों, टॉर्क होता है क्या है, किसको हम टॉर्क कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको बल आघूर्ण। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? बल आघूर्ण। क्लियर है? अब यदि हम बात करें किसी एक पार्टिकुलर वस्तु की, जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका गेट। प्रत्येक के मकान में जो गेट लगा होता है, कमरों में गेट लगा होता है या जो मेन गेट होता है, मेन गेट काफ़ी भारी बनवाते हैं सब लोग। एक कब्जे पर टिका रहता है, यानी कि कब्जे 2 या 3 कब्जे लगे होते हैं, वो एक एक्सिस है पूरी। उस एक्सिस पर जो गेट है हमारा, वो इस प्रकार से मान लिया ये गेट है, ठीक है, और ये किसी एक्सिस पर ऐसा करके टिका हुआ होता है। तो हमने मान लिया ये एक कब्जा है यहाँ पर और एक कब्जा ये है यहाँ पर, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से टिका हुआ है। यदि मैं इस पे जो हत्थी हम लगाते हैं वो हत्थी इसके पास में लगा दूं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि फोर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उस कंडीशन में गेट को घुमाना यानी कि रोटेट कराना इस एक्सिस के लोग बहुत मुश्किल होगा। अब यदि इस फोर्स को मैं यहाँ पर लगा दूं, तब मैं फोर्स लगाऊं तो इसकी अपेक्षा मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए इसको। और यदि यही हत्था मैं दूर लगा दूं, यानी कि इससे जितनी दूरी पर मैं इसको लगाऊंगा, यहाँ पर लगा दूं इसके पास में लास्ट सिरे पर जाकर, और यहाँ पर अगर मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं आसानी से इस गेट को घुमा सकता हूँ, यानी कि बहुत कम फोर्स लगाकर इस गेट को रोटेट करा सकता हूँ, खोल सकता हूँ और बंद भी कर सकता हूँ। बात सुन पा रही है? नहीं, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों पॉसिबल है, ऐसा क्यों हुआ कि हत्थी को हमने दूर लगाया तो दूर लगाने पर ये गेट आराम से क्यों खुल रहा है? तो दोस्तों, इसका रीजन है टॉर्क, यानी कि बल आघूर्ण। इसके कारण कि यहाँ पर एक बल युग्म का आघूर्ण लगा है, यानी कि एक बल युग्म लगा, उस बल युग्म के कारण, यानी कि वो बल युग्म क्या कर रहा है, इसको घुमाने का प्रयत्न कर रहा है। बल युग्म लगा, बल युग्म इसको घुमाने का प्रयत्न कर रहा है, जिसके कारण हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है और उस कम फोर्स के कारण ये जो गेट है वो आराम से घूम रहा है। क्लियर है बात? जैसे सपोज दैट मैंने फोर्स यहाँ पर लगाया तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से, यानी कि फोर्स ये लगाया मैंने ऐसा करके इस पर, तो यहाँ पर इस कब्जे पर जो है एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स जो है इसके अपोजिट ऐसा करके लगेगा इस तरीके से। ये फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो ये एक फोर्स यहाँ पर ऐसे लगेगा। तो इसको कुल मिला के हम देखें तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कैसे होंगे? अपोजिट होंगे। और इन दोनों की ये बीच की क्रिया रेखा, यानी कि ये रेडियस है, अगर ये इसको मैं यहाँ पर कोई फोर्स लगा रहा हूँ और एक फोर्स यहाँ पर अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, जो इसका ये क्रिया है और इसका ये प्रतिक्रिया होगा। बात सुन रही नहीं? ये क्या है? क्रिया है और ये क्या होगी? इसकी प्रतिक्रिया इसकी एकदम अपोजिट लग रहा है और अपोजिट लग रहा है, जिसके कारण ये बल युग्म बनेगा। एक बल ये है और एक बल ये, इन दोनों बलों के कारण एक बल युग्म बन गया। उस बल युग्म के कारण ये घूर्णन करना शुरू कर देगा, यानी कि ये इसको इधर ले जाएगा और ये इसको इधर ले जाएगा। तो जो भी इसकी एक्सिस होगी अपनी उस एक्सिस के समांतर करने का प्रयत्न करेगा ये बल युग्म। क्लियर है? तो जब ये घूमता है तो उसी किसके कारण? बल युग्म के कारण। इसी को हम कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण, जिसको शॉर्ट में कह देते हैं बल आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण होता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कह देते हैं, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क। बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर है? अब देखो, ये जो टॉर्क उत्पन्न हुआ यानी कि बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, उसी के कारण हमें यहाँ पर कम फोर्स लगाना पड़ रहा है और इस कम फोर्स के कारण आराम से रोटेट हो जाता है। और ये डिपेंड करता है इन दोनों के बीच की क्रिया रेखा पर, यानी कि क्रिया रेखा कौन सी है? ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जितनी ज्यादा होगी उतने ही ये दोनों बल युग्म आराम से वर्क करेंगे और उस वस्तु को अपनी किसी एक्सिस के अलोंग घुमाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ पर? ठीक है, गेट इसी प्रकार से वर्क करता है।
ऐसे ही जो हमारे इंजन होते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर के हों, चाहे 4 व्हीलर के हों, या फिर हमारे पानी वाले इंजन हो, सिंपल वाले, प्रत्येक इंजन में एक सिलेंडर और एक पिस्टन लगी होती है, और पिस्टन पर जो है एक क्या लगी होती है, छोटी सी गिलारी लगी होती है। उस गिलारी से एक बड़ी गिलारी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि कई सारी गिलारियां लगी होती हैं। गिलारी, छोटी बड़ी गिलारी लगी होती है, जो लास्ट में सबसे बड़ी गिलारी लगी होगी, उस गिलारी से हम एक धुरी को कनेक्ट कर देते हैं, जिसके द्वारा पहियों को घुमाया जाता है। यानी कि वहां बड़ी गिलारी क्या काम करती है, छोटी गिलारी जब घूमती है, छोटी बड़ी को घुमाती है, बड़ी उससे बड़ी को घुमाती है, उससे बड़ी उससे बड़ी को घुमाती है। तो जैसे ही उनकी रेडियस बढ़ती चली जाती है, और रेडियस ज्यादा होने पर उसका टॉर्क भी बढ़ता चला जाता है। यानी कि टॉर्क किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड करता है। उन दोनों के बलियों के क्रिया रेखा की, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर वर्क करता है। एक बल यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया और एक बल यहाँ पर हमने लगाया, तो इन दोनों, ये दोनों बल जो कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, और एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, लेकिन एक ही सीध में नहीं है, एक ही सीध में नहीं है। ये दोनों बल जो है एक दूसरे के विपरीत हैं और एक दूसरे के समांतर हैं, सीध में नहीं कहेंगे। क्लियर है? इसी के कारण टॉर्क उत्पन्न हुआ और इंजन जो है वो स्मूथली वर्क करना शुरू कर देता है, आराम से पहियों को घुमा देता है, आराम से। बहुत ज्यादा जो बोझ होता है, यानी कि जैसे ट्रकों में बहुत ज्यादा हम लोड भर के ले जाते हैं, उस लोड को आराम से कैरी कर लेता है इंजन। बात समझ आ रही है नहीं? वही टॉर्क है, उस टॉर्क के कारण करता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि टॉर्क की डेफिनेशन क्या बनेगी अब यहाँ पर, ठीक है। तो हम जब इसको घुमाएंगे गेट को, तो दोस्तों गेट घूमकर इधर की तरफ आ जाएगा, तो हम देखेंगे कि ऐसे करके घुमाएंगे तो एक सर्किल बनेगा, बनेगा या नहीं? सर्किल बन रहा है। तो इसको मैं, ये जो डिस्टेंस है इस वाले बल और इस वाले बल के बीच की जो क्रिया रेखा है, इसको क्या कहूंगा मैं, रेडियस कह सकता हूँ, क्योंकि रेडियस बन गई देखो ये। अब ये जो रेडियस है और इस पे जो मैंने एक फोर्स लगाया, ये इन दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा उसी को मैं टॉर्क कहूंगा, और इस टॉर्क को मैं टॉ से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे? टॉर्क से। मैं नहीं, टॉर्क टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, ये डेफिनेशन समझ लेते हैं दोस्तों, कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाकर उसे किसी रेडियस से घुमाया जाता है, उसी किसी रेडियस से घुमाएं तब रेडियस और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? टॉर्क कहलाता है। टॉर्क कहलाता है, यानी कि बल आघूर्ण कहलाता है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि टॉ से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट कहते हैं या शो कहते हैं, एक ही बात है, यानी कि इससे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। बात समझ आ रही है नहीं? डेफिनेशन समझ आ गई? क्या है डेफिनेशन? एक बार वो समझ लो, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाकर उसे किसी रेडियस से घुमाया जाए, यानी कि घुमाएं, तब रेडियस और फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, रेडियस और फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, उसी को हम टॉर्क कहते हैं। इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉ इज इक्वल टू होता है दोस्तों आर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। ये टॉर्क है, यही टॉर्क है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम देखें, इसकी यूनिट की बात करें दोस्तों, टॉर्क की यूनिट का मतलब मात्रक की बात करें, तो ये क्या है? रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मात्रक, इसका मीटर होगा, और फोर्स का न्यूटन होगा। तो दोस्तों इसको हम लिख देते हैं न्यूटन मीटर। मात्रक क्या हो गया इसका? न्यूटन मीटर। अगर मैं इसी की वीमा की बात करूं दोस्तों, तो ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं कि न्यूटन को हम कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी दूसरी यूनिट भी बन जाएगी न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहीं से वीमा देखो कैसे बनकर आएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे किलोग्राम को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं वीमा के लिए, और सेकंड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं वीमा में। मीटर पे घात 2 है तो एल की घात 2 हो जाएगी, तो एस की घात 2 है तो टी की घात 2 हो जाएगी, और एस बटे में है ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी कि माइनस की पावर 2 हो जाएगी। तो ये इसकी वीमा बन जाएगी mn स्क्वायर टी की घात -2। क्लियर है? ये हमने समझा टॉर्क। तो अब बात करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग की। तो कोणीय संवेग किसे हम कहेंगे? कोणीय संवेग, ठीक है, ये भी बहुत सरल है।
जैसे हमने वस्तु को भी घुमा रहे थे यानी कि टॉर्क उत्पन्न कर रहे थे, ऐसे ही हम बात कर लेते हैं कि कोई एम मास का एम मास यानी कि कोई वस्तु है इस प्रकार के एम मास की, और उसको मैं किसी डोरी से या रस्सी से बांध दूं, और रस्सी से बांध कर इसको क्या करें हम, या तो ऊर्ध्वाधर ऐसे करके घुमाएं या फिर ऐसे करके घुमाएं, और घुमाते हुए क्या करें, छोड़ दें। तो घुमाते हुए जब छोड़ेंगे तो ये एकदम सीधी रेखा में गति करेगा। तो हम देखेंगे कि यदि मैं इसको इस प्रकार से घुमाऊं, ऐसा करके घुमाऊं और घुमाऊं, ठीक है, इस प्रकार से, और घुमाता हुआ क्या करता हूं, इसको मैं छोड़ दूं, तो छोड़ने पर ये ऐसा करके एक सीधी रेखा में गति करेगा। इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में एक कोई वेलोसिटी लग रही है जिसे हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी का मतलब होता है दोस्तों, इसको हम हिंदी में कहते हैं रेखीय वेग। क्या लग रहा है, रेखीय वेग। इसका मास कितना है, m है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक मोमेंटम उत्पन्न होगा यानी कि संवेग, जिसको हम कहते हैं mv। m इंटू v इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा, और यही ये क्या होगा, संवेग। संवेग यानी कि मोमेंटम। क्लियर है। अब देखो यहाँ से मैंने पकड़ रखा है हाथ पर ये पत्थर डोरी के द्वारा, ये डोरी है और इसके द्वारा ऐसा करके घुमा रहा हूं, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, देखो सर्किल पे घूम रहा है, तो ये रेडियस होगी। ये क्या होगी, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, किसे क्या कहेंगे हम, रेडियस। और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, मोमेंटम इस पर। तो इसका मतलब है कि इस रेडियस और मोमेंटम का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसी को हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे यानी कि कोणीय संवेग कहेंगे। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो दोस्तों परिभाषित हम करेंगे किसी रोटेट करती हुई, रोटेट मतलब घूमती हुई, किसी रोटेट करती ऑब्जेक्ट में उत्पन्न क्या, मोमेंटम। देखो इस रोटेट कर रही है, उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, मोमेंटम उत्पन्न हो रहा है। तो उत्पन्न मोमेंटम तथा रेडियस, ये वाली जो रेडियस है, तथा रेडियस का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम। का क्रॉस प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। भाषण मारी है नहीं, क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। और इसे कैपिटल एल वेक्टर से, कैपिटल एल, ये कैपिटल एल है, से डिनोट करते हैं, से डिनोट करते हैं। दोबारा समझ लीजिए कि एंगुलर मोमेंटम हम किसे कह रहे हैं, कि किसी रोटेट करती हुई ऑब्जेक्ट में उत्पन्न मोमेंटम ये वाला, ठीक है, जो लीनियर मोमेंटम है, और रेडियस का क्रॉस प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम। रेडियस कौन सी, जिस रेडियस के द्वारा उस पार्टिकल को या बॉडी को घुमाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को घुमाया जा रहा है, ठीक है, चाहे तो ऊर्ध्वाधर में या फिर क्षैतिज दिशा में। क्लियर है, उसी को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। अर्थात इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। भाई मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए एल वेक्टर यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर के इज इक्वल टू होता है। दोस्तों यहाँ पर इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं फिर से, यानी कि किसकी बात कर लेते हैं, जैसे टॉर्क की हमने वो मात्रक देखा, वैसे यहाँ पर इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं। रेडियस का जो मात्रक होता है वो दोस्तों मीटर होता है, मीटर। और यहाँ पर मोमेंटम है, और मोमेंटम को देख रहे हैं एमवी। एमवी का मतलब किलोग्राम मीटर, ये मास है और ये वेलोसिटी है, तो किलोग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी का होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, देखो किलोग्राम और मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर, और प्रति सेकेंड, इसका मात्रक बन गया दोस्तों किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अब हमने जो टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वहां पर था टॉर्क का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर कितना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब है केवल सेकंड की घात एक कम है वहां से, ठीक है, लगभग उसके सिमिलर है। तो इसकी वीमा की अगर मैं बात करूं तो वीमा यहीं से बन जाएगी दोस्तों। तो वीमा क्या बनेगी, किलोग्राम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, और मीटर को एल से, और सेकंड को वही टी से। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो वीमा क्या बन गई हमारे पास, मीटर की घात कितनी है, 2, तो यहाँ 2 चढ़ा देंगे, यहाँ पर घात ही नहीं है, 1 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया, एम एल स्क्वायर टी की घात -1। वैसे ही हमने टॉर्क की वीमा देखी, टॉर्क की वीमा कितनी थी, एम एल स्क्वायर टी की घात -2।
तो यहाँ टी की घात -2 थी टॉर्क में और इसमें टी की घात -1 है। बस इतना डिफरेंस है, ये याद रखना आपको, ठीक है। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे टीजीटी और पीजीटी का होता है साइंस में, टीजीटी साइंस में और पीजीटी फिजिक्स में वीमा भी पूछी जाती है, मात्रक भी पूछा जाता है, और ये जो फॉर्मूले हैं हमारे जैसे टॉर्क का है और ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, इन फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो आई होप आपको ये एंगुलर मोमेंटम भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका एंगुलर मोमेंटम का हमें कंजर्वेशन निकालना है, ठीक है, यानी कि इसका संरक्षण देखना कि क्या ये संरक्षित है या नहीं, ठीक है दोस्तों। कोणीय संवेग का संरक्षण क्या होता है, किस प्रकार से संरक्षित रहता है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। एक तो टॉर्क याद रखना है, भी मैंने टॉर्क का फॉर्मूला बताया था कि टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर, और एक आपको अभी अभी मैंने बताया है एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फिर हम आराम से कोणीय संवेग का संरक्षण निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे भाई, हम जानते हैं यहाँ पर कि न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देंगे, और न्यूटन का सेकंड लॉ कितना होता है दोस्तों, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। द्वितीय नियम यानी कि दूसरा नियम जो होता है न्यूटन का, क्या होता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, कि जो मोमेंटम का परिवर्तन की दर होती है उसी को हम फोर्स कहते हैं दोस्तों। अब देखो कैसे होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या होता है दोस्तों, ये होता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर अपॉन डी टी। अब इसमें क्या करूं मैं, दोनों तरफ आर वेक्टर यानी कि जो आर है वहां पर रेडियस है ना आर, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, तो दोनों और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, तो दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम यहाँ पर, तो हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इधर कर दिया हमने क्रॉस प्रोडक्ट आर का, और ऐसे ही इधर कर देंगे तो इक्वल टू आर वेक्टर और क्रॉस डी पी वेक्टर अपॉन डी टी। तो हमने क्या करा, आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इधर कर दिया और क्रॉस प्रोडक्ट इधर कर दिया हमने, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो ये जो आर क्रॉस एफ वेक्टर है, ये क्या मैंने अभी आपको बताया था कि क्या है, हमें याद रखना है आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टॉ है, यानी कि टॉर्क की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टॉर्क, ठीक है, और इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डी पी वेक्टर अपॉन डी टी। क्लियर है नहीं, यानी कि इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान सकते हैं हम इसको, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको मान सकते हैं। अब इसके बाद हमें मैंने बताया कि दूसरी इक्वेशन भी याद रखनी है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर, तो ये हम देख लेंगे यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी हैव क्या है कि एल वेक्टर इज इक्वल टू यानी कि बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है, पी वेक्टर। अब क्या करते हैं, इसका हम डिफरेंशियल कर दें, क्या कर दें इसका दोस्तों, डिफरेंशियल कर दें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि टी के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशियल कर दें, और डिफरेंशियल देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। तो हमने क्या करा, इसका डिफरेंशियल करा बाय पार्ट, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, इसको फर्स्ट पार्ट इसको सेकंड पार्ट मान के करेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी एल वेक्टर अपॉन डी टी। तो देखो इसका डिफरेंशियल तो हमारे पास ही आ गया। अब बात करते हैं इसकी बाय पार्ट, तो पहले आर का डिफरेंशियल कर देते हैं, फिर पी का करेंगे, तो इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, और क्रॉस यहाँ पर कितना आ जाएगा पी वेक्टर प्लस, पहले फर्स्ट पार्ट का हमने डिफरेंशियल कर दिया और फिर हम सेकंड पार्ट का डिफरेंशियल करेंगे। तो दोस्तों ये तो हमने यूज कर लिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो सेकंड पार्ट का कितना हो जाएगा आर, ऐसे रहेगा क्रॉस, और ये हो जाएगा डी पी वेक्टर अपॉन डी टी। देखो मैंने इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करा है विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम जानते हैं कि बट क्या है कि डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू होता है दोस्तों वी वेक्टर यानी कि लीनियर वेलोसिटी के बराबर। इसी प्रकार से पी जो मोमेंटम होता है, अभी हमने पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है, एम वी वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि डी आर, आर क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये जो रेडियस है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, और ये पी जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम वो किसके बराबर है, एम वी के बराबर। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, बाकी को कुछ नहीं करना, हमें छेड़ना नहीं है। तो डी एल वेक्टर अपॉन डी टी और इज इक्वल टू इसकी जगह क्या रखना है हमें, वी वेक्टर, ठीक है, क्रॉस पी की जगह क्या रखना है हमें, एम वी वेक्टर, और प्लस ये ऐसे के ऐसे लिख देना हमें आर वेक्टर क्रॉस डी पी
वेक्टर अपॉन डी टी। क्लियर है या नहीं? अब देखो यहाँ पर मैं इसको तो ऐसे लिख दूं कि m को बाहर ले लूं, ये क्या है, स्केलर है, और v क्रॉस v इसको मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ, वेक्टर को v क्रॉस v लिख सकता हूँ या नहीं, और प्लस ये r वेक्टर है और क्रॉस dp वेक्टर। मैंने अभी कुछ नहीं किया इसका, बाद में करेंगे जो भी करेंगे इसका, पहले इससे निपट लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा m इंटू, ये हो जाएगा m इंटू, इसका जो मान होता है दोस्तों वो 0 होता है। क्या होता है? इसका मान 0 होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, v क्रॉस v की वैल्यू 0, और प्लस r वेक्टर क्रॉस dp वेक्टर अपॉन dt। अब ये तो टर्म हो गई हमारी पूरी की पूरी 0, ठीक है, खत्म हो गई है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये क्या चल रहा है हमारे पास, dl वेक्टर अपॉन dt। दोस्तों देखो इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं, क्या है, r क्रॉस dp अपॉन dt इज इक्वल टू टो। तो इसका मतलब देखो यहाँ भी क्या है, r वेक्टर क्रॉस dp वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू टो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टो, ठीक है, यानी कि ये आ गया। बात समझ आ रही नहीं? अभी कंजर्व नहीं हुआ है। अब देखो क्या हो, कब होगा कंजर्व, यदि ये जो टॉर्क है हमारे पास, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। यदि टॉर्क की वैल्यू क्या हो हमारे पास, 0, यानी कि टॉर्क नहीं लग रहा हो यहाँ पर, अगर बॉडी पे टॉर्क ही नहीं हो, तो उस कंडीशन में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व हो जाता है। देखो कैसे हो जाएगा, dl यानी कि देन तब dl अपॉन dt इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ये 0। और आपने पढ़ा है कि जब ये कंडीशन हो हमारे पास, यानी कि dl वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू 0 हो, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि l वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। लिख सकता हूँ या नहीं, बताइए? यदि l इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म होगी वो ये होगी, इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि क्या है, कि जब टॉर्क 0 है, यानी कि टॉर्क नहीं लग रहा है, अगर कोई बॉडी हमारी, कोई भी बॉडी है वो घूम रही है, उसको हम रोटेट करा रहे हैं, जैसे पत्थर लिया हमने, उसमें रस्सी बांध ली, उसको ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज डायरेक्शन में उसको ऐसे करके घुमा रहे हैं, उसमें कोई टॉर्क उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी कि टॉर्क उस समय 0 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, यानी कि संरक्षित होगा। बात समझ आ रही है नहीं? यानी कि क्या रहेगा, कोणीय संवेग संरक्षित होगा, कंजर्व होगा। L वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा टॉपिक था आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लेना आप जरूर, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसके साथ साथ ये क्लास 11th और बीएससी पार्ट 1 में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी तो नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप इतनी महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आऊँगा और आगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और दोस्तों यदि ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे और इसका लाभ उठा पाएँ दोस्तों। तो आइए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।